नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। इसके पहले आप सभी जानते हैं कि थर्ड क्लास कंप्लीट हो चुकी है और प्रत्येक क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लासेज कर रहे हैं। आज हमारी ये 4th नंबर क्लास है। इसके पहले ईवीएस की क्लास भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आप लोगों को ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो सभी क्लासेज ज्वाइन कीजिए और जल्दी वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा। सीटेट का जुलाई में एग्जाम होगा, सभी जैसे परिचित होंगे। रीट का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है, दोनों के लिए बेहतरीन तैयारी करना। अभी से लग जाइएगा तो सिलेक्शन अवश्य पक्का पाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, सही और गलत की समझ होना ये विकास का हिस्सा होता है, सांस्कृतिक विकास का हिस्सा होता है, सामाजिक विकास का, नैतिक विकास का या व्यवसायिक विकास का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, सही और गलत की समझ होना जिस विकास का हिस्सा होता है वह कहलाता है नैतिक विकास। जब भी नैतिकता की बात करते हैं एक ही नाम आता है दोस्तों, वह आता है कोहल वर्ग। सभी परिचित होंगे इस नाम से। जी हाँ, कोहल वर्ग के नैतिकता के सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोगों के स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों की बात करेंगे। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो आधारित होती है साथियों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगामी एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ यह क्लास चल रही है, क्योंकि सभी को पता है मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ यह क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वहीं दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान की प्रकार की या कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। देखिए, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वहीं दूसरी बच्चा क्या कर रहा है, द्वितीय भाषा को सीख रहा है या उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों भाषाओं में जो है कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अधिकाधिक की बात कर रहे हैं, सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता की बात करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विकासात्मक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, 6 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के छात्रों की आवश्यकता यहाँ पे बताना है। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण, सीखने में स्वायत्तता की, क्रियाधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की या उपरोक्त सभी की। तो आप सभी परिचित है, 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों की बात कर रहे हैं, अर्थात बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार में या इस आयु वर्ग के छात्रों की जो आवश्यकता होती है, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की भी होती है, सीखने में स्वायत्तता की भी होती है और क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की भी होती है, अर्थात उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो एक एक क्वेश्चन का फीडबैक सर्वोपरि है। शर्मान है जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। पांचवा प्रश्न साथियों, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली स्थान जो है किसका ज्ञान महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, किसकी बात करेंगे, मिश्रित आयु वर्ग के शिक्षार्थी, बालक बालिका विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। तो कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए जिस ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह साथियों कहलाता है विकासात्मक अवस्थाओं की बात करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है साथियों, कि बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ये बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि की बात करेंगे। जी हाँ, देखिए, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की जो मान्यता कहलाती है कि बचपन की वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि कहलाती है। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। ये सारे पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक दे दी गई है, ज्वाइन करिए। सर्च कीजिए टीटी फैमिली को, जायसवाल कोचिंग सेंटर को। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जरूर अपने टीटी फैमिली को, जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, लिंक दे दी गई है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य
शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग या जांच करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अन्वेषण युक्तियों का आपका अनुकूलन करें। या ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। या ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे कि इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका जो परिणाम होता है केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में ही विकास में हो। तो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य जो है शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या करें, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अन्वेषण युक्तियों का अनुकूलन करें। किसकी बात करेंगे, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अन्वेषण युक्तियों का अनुकूलन करें। बी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेना है। अगला प्रश्न है साथियों, छात्र अधिगम वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जी हाँ, जो आपका छात्र अधिगम वार्क एक मॉडल है, ये किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कोहल वर्ग के द्वारा, नील फ्लेमिंग के द्वारा, जीन पियाजे जी के द्वारा, ई इरिक्सन के द्वारा। देखिए आपने 3 नाम सुना होगा। हम बात करेंगे कोहल वर्ग, जीन पियाजे, ई इरिक्सन। नॉर्मल तौर पर आप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के नाम ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन छात्र अधिगम का वार्क मॉडल जिनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था वह और कोई नहीं, नील फ्लेमिंग की बात करेंगे। बी ऑप्शन को सही कर लेना है। सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। अपने माता पिता से कह दीजिएगा कि जयसवाल सर ने आप सभी को प्रणाम कहा है, नमस्कार कहा है। आप सभी मित्रों को यहाँ पे वेलकम अभिनंदन है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि माता पिता का जो दायित्व होता है, ठीक है, भगवान से ऊंचा माना जाता है, इसलिए माता पिता यहाँ पे सर्वोपरि हैं। और आप सभी शिक्षक बंधु हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होता है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी परिचित हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार का अध्ययन से है, मानसिक क्रियाओं के अध्ययन से है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है, सीखने के तरीकों के अध्ययन से है, लेकिन संचार माध्यमों के अध्ययन से आपका नहीं होगा। और यही पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से नहीं होगा। 10वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, बच्चे अपने ज्ञान का जो स्वयं सृजन करते हैं, बिल्कुल सही है, कथन सत्य दिया गया है। जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, लेकिन विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है, बच्चे को पूर्व ज्ञान होता है। एंड अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता हो, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से आपके BCD कथन हमारे सही नहीं दिए गए हैं, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से जो पहला कथन दिया गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, या मानक विज्ञान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो कहलाता है यह कहलाता है मानक विज्ञान। कई सारे ऑप्शंस व्यवहारिक विज्ञान पर कर लेते हैं, लेकिन मानक विज्ञान की बात करें, क्योंकि मनोविज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपका, प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का। अगला प्रश्न है साथियों, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है, या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? RV कैटल, गॉल्टन, अल्फ्रेड बिने, या विलियम वुडवर्थ की बात करेंगे। साथियों 1882 ईस्वी में, जी हाँ, 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का जो निर्माण किया गया था वह और कोई नहीं है, अल्फ्रेड बिने की बात करेंगे। जी हाँ, जब भी लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन के लिए प्रयोगशाला के निर्माण की बात करें, अल्फ्रेड बिने का नाम ले लीजिएगा और आपका जो स्कोर है वो 1 नंबर बढ़ जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कहलाती है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, या प्रयोगीकरण की बात करें। साथियों, इनमें से जो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कहलाती है वह कहलाती अंतर्दर्शन। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। देखिए साथियों, अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? जुड़ की बात करेंगे, राइस एवं कार्लमैन की बात करेंगे, विलियम वुंड की बात करेंगे, कोल्सनिक व जेम्स ड्रेवर की बात करेंगे। साथियों, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तावित किया था? प्रस्तावित की बात कर रहे हैं,
तो विलियम वुंड ने प्रयोगशाला वेद को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। सी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, सही कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, और इस प्रश्न को साथियों हम आपके वीवीआईपी कैटेगरी पर रख देंगे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न हो जाता है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्कशास्त्र का या भौतिकी का अंग था? देखिए, प्रारंभ की बात करेंगे, अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं। मनोविज्ञान जो है प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो पहले दर्शन शास्त्र का अंग था, ये ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि प्रारंभ की बात करेंगे तो दर्शन शास्त्र नाम को अपने माइंड पर बैठा लेना है, अपने माइंड के मेमोरी पर सेव कर लेना है। अगला प्रश्न है, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम के द्वारा अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञानी का, शिक्षा मनोविज्ञानी का, नैदानिक मनोविज्ञानी का या सामाजिक मनोविज्ञानी का किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञानी। जी हाँ, औपचारिक वातावरण होने वाले अधिगम के द्वारा जो अध्ययन होता है वह कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञानी, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से होती है? आप सभी परिचित हैं। तो बच्चे की वृद्धि जो है मुख्यतः किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से होती है, क्योंकि देखिए वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि की बात कर रहे हैं तो शारीरिक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मानसिक संवेगात्मक की बात करते हैं, संज्ञानात्मक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपका नैतिक विकास से संबंधित हो जाता, लेकिन वृद्धि वर्ग शब्द है इसलिए शारीरिक विकास से आपका यह संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं दिया गया है? तो सभी परिचित हैं कि अभिवृद्धि जो होती है शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि जो होती है एक मापनीय होती है, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास यहाँ पे जो डी ऑप्शंस दिया गया है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो अभिवृद्धि की जगह यहाँ पे क्या होता अगर विकास, जी हाँ, अभिवृद्धि की जगह अगर यहाँ पे विकास होता कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया तो सही होता, लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपका क्या दिया गया कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह कथन हमारा सही नहीं होगा। बाकी ये हमारे जो कथन दिया गया तीनों सही होंगे, डी वाला नहीं होगा। डी वाला क्या सही होगा कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तो किन किन जो है विभाजों में या क्षेत्रों में मानव विकास को किया जाता है जो आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप सभी परिचित हैं, अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिएगा कि मानव विकास जो है जो क्षेत्र होते हैं, पहला आता है शारीरिक, फिर आता है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और अंत में आता है सामाजिक। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो सभी को पता है कि शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि सबसे तेज अवस्था होती है, इसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर इसके बाद संवेगों का विकास होता है, इसके बाद बच्चा समाज से जुड़ता है, सामाजिक का विकास होता है। इसी के तो पहला ऑप्शन यह सही हो जाएगा, मानव विकास की क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। 20वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन जो है विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक, व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व या स्व या शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा और इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा, दोनों प्रश्न थोड़ा आपको सेम लग रहे होंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन इनका अगर प्रश्न देखा जाए कि इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान जो करता है वह शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक करता है। डी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21 नंबर प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर है। विकास की एक अधिनियम है जिसका प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है और इस अधिनियम के अनुसार आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए विकास एक क्या है, एक अधिनियम है और विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। तो इस अधिनियम के अनुसार जो खुशी भिन्न भिन्न होती है, अर्थात इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह संधिकाल सबसे अधिक दुखी होता है। तो यहाँ पे यही तो पूछा जा रहा है, ठीक है, कि विकास के एक अधिनियम में विकास प्रतिमान के भिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। तो इस अधिनियम का हमारा सही जो आंसर सटीक बैठेगा कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का होता है एवं जो वय संधि होता है
वय संधि काल में सबसे दुखी का काल होता है। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन को सही कर लेना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए साथियों, विकास का जो अर्थ होता है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला का होता है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला की बात करेंगे। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला की बात करेंगे। यह परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। देखिए विकास का जो साधारण अर्थ में समझें कि विकास का जो अर्थ होता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास का अर्थ होता है। यह विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप जब बच्चे में परिपक्वता आ जाती है, बच्चा जो है अनुभवी हो जाता है, अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसके फलस्वरूप जो बच्चे में परिवर्तन आता है वह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23 नंबर प्रश्न है साथियों कि विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य होता है वह ज्ञान में वृद्धि होता है, संवेग में वृद्धि होता है, वजन में होता है या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं हमेशा टीटी फैमिली पर। ये आपका अपना परिवार है, ये टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है। साथियों विकास में जो वृद्धि का तात्पर्य होता है वह होता है वजन में वृद्धि। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूं? सभी करके बताइएगा। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, कौशलों में वृद्धि। देखिए विकास से जो तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ, कौशलों में, इन तीनों में वृद्धि से होता है। क्योंकि विकास में वृद्धि की बात करेंगे, विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विकास आपका वजन से नहीं होता है, विकास से वृद्धि जो होता है इन तीनों में हो जाएगा। विकास अगर वृद्धि भर दिया होता, केवल वृद्धि, शारीरिक वृद्धि होता तो वजन कहला जाता, लेकिन विकास सब दिया गया है तो विकास में आकार, सोच, समझ सारी चीजें आ जाती। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न की सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करना है। वजन में, दृष्टि में, बाल में या दांत में करेंगे, सभी बताइएगा। देखिए सूची जो है देखा जाए तो बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करना है तो वह हो जाएगी दृष्टि। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो दृष्टि जो है इनमें गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कहला जाएगी। तो बी ऑप्शन के यहाँ पे सही कर लेना है। एंड अगला प्रश्न है परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। देखिए सभी परिचित हैं कि परिपक्वता का उदाहरण कैसे आ जाएगा कि जब बालक क्या सीखता है। तो जब बालक चलना सीखता है तो परिपक्वता का एक उदाहरण आ जाएगा चलना। साइकिल चलाना यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, चलने की बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ऐसी विशेषता बताइए जो परिपक्वता को अधिगम से आपके अलग कर दे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ साथियों, कौन सी विशेषता जो है आपके परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया एक ऐसी विशेषता है जो परिपक्वता को आपको अधिगम से अलग कर देती है। बाकी यह अभ्यास पर निर्भर है, यह प्रेरकों पर निर्भर है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह परिपक्वता को अधिगम से अलग नहीं करती है, लेकिन जो स्वाभाविक प्रक्रिया है यह परिपक्वता को अधिगम से आपके अलग कर देती है। अगला प्रश्न है साथियों, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है या रुचि से हो जाएगा। देखिए साथियों, परिपक्वता का जो संबंध होता है आप सभी परिचित होंगे, हम बात करेंगे विकास। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्व जो विद्यार्थी होता है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता, ये अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, या हम बात कर रहे हैं कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। देखिए जो परिपक्व विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी होता है, बालक बालिका होता है, वह अपनी बौद्धिक के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेता है। तो परिपक्व विद्यार्थी के लक्षण विशेषताएं आपने जान लिया। बी ऑप्शन को कलेक्ट कर लीजिए, सही कर लीजिएगा। आइए 2 प्रश्न और बचे हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीख रहा है। क्या कर रहा है? कोई मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वह क्या कर रहा है? मांसपेशियों का उपयोग करना सीख रहा है। इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। परिपक्वता, अभ्यास, अधिगम या अभिभावकों का जोर। सारे ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीख रहा है, मांसपेशियां आप सभी लोग परिचित होंगे, तो इसके कारण जिस कौशल प्राप्त होता है वह होती परिपक्वता। ना अभ्यास, ना अधिगम, ना अभिभावकों का जोर होगा। तो एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है, मतलब इसके कारण किस कौशल का प्राप्त कर रहा है? परिपक्वता के कौशल का प्राप्त कर रहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस क्लास का तीसरा प्रश्न है,
कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक उचित है। मान लीजिए विकास की बात करें तो विकास के लिए सबसे उचित कौन हो जाएगा। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त भी होता है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। यह विकास एक एकल आयामी होता है, यह विकास जो है पृथक होता है। सभी बताइएगा। तो विकास के लिए जो हम उचित कह सकते हैं, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि विकास अगर उचित बोला जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। किसमें करता है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जो है विकास जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यहाँ पे हम सभी भी ऑप्शन को सही कर लेंगे। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। 30 में से आपका फीडबैक क्या है, सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। और मैं आपके साथ जयसवाल सर डेली क्लासेज जहाँ पे चल रही है हमारी वीडियोज़ के माध्यम से, अदर ईवीएस की क्लास भी चल रही है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जल्द ही हमारी अन्य सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से साथियों 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है। तो प्रत्येक क्लास आने वाली और चलने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास के साथ साथ हम आने वाले प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी की क्वेश्चनों की बात करेंगे, पेडागोजी की बात करेंगे, शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, ग्रामर की बात करेंगे, हिंदी पेडागोजी की बात करेंगे, संस्कृत पेडागोजी की बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स पेडागोजी की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण निचोड़ यहाँ पे तैयारी करना है, सिलेक्शन की तैयारी करना है, शिक्षक टीटी एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी करना है। चलिए मैं आपके साथ जसपाल सर जल्दी मिलता हूँ आपके सभी अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का।